कैसे हो सर आप? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा लग रहा है सर आपको देख के, इतने दिनों बाद आपसे बात करके। बिल्कुल मैम, हमें भी अच्छा लग रहा है। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ सर। कहाँ हाँ जा रहे हूँ हो आप? सर। मैम गुड अभी मैं गया था इवनिंग इंदौर बच्चों। अच्छा और एक्सप्रेसवे से मुंबई एक्सप्रेसवे है, इससे उतरा हूँ अभी, जस्ट कोटा रिटर्न हो रहा हूँ। अच्छा 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 अच्छा, फैमिली के साथ गए हो क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अच्छा सर, आपने जैसे हम लोगों ने पहले बात करी थी कि बच्चों के लिए ऑनलाइन कुछ अच्छा करेंगे, सोचेंगे, तो आपने जैसा प्रॉमिस किया था कि कुछ चीजें आप ऑनलाइन मेरे बच्चों के लिए भी करोगे, तो आप कल क्लास ले लो मेरे चैनल पे। आपने प्रॉमिस किया था। बिल्कुल मैम, करते हैं। एक अच्छा सा टॉपिक उठाते हैं और बहुत तगड़ा टॉपिक है मैम, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अच्छा। एनसीईआरटी में हाँ बच्चे उलझे रहते हैं, हाँ। उसी को कवर करते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से तो क्वेश्चंस भी बहुत सारे ऐसे बनाते हैं जो गलत हो जाते हैं बिल्कुल बच्चों के, क्योंकि बहुत माइन्यूट बिल्कुल माइन्यूट सी बिल्कुल चीजें हैं और बिल्कुल मैम। क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती उस टॉपिक की, उस चैप्टर बिल्कुल की। एनसीईआरटी ने लगभग 3 पेज लिखे हैं उसमें, हाँ और इतना घुमा घुमा के लिखा है, हाँ तो हाँ। उसे मैं अपनी सिंपल भाषा में उसको समझाऊंगा बच्चों को। मंडे को। डन डन। हाँ, कल माने बिल्कुल मंडे मैम। को। मंडे को बिल्कुल सिक्स मैम। फोर्टी फाइव मंडे 6:45। बिल्कुल मैम, 6:45 शार्प, 6:45। ठीक है सर, ठीक है, डन सर। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। ओके सर, थैंक बाय यू। सर। गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग। मैं यही हूँ। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चल रहे हैं। गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। मैं यही हूँ मोनू, चिंता ना करो। आ जाओ। टेस्ट सिलेबस अंत में बता दूंगा बच्चे। मंतशा विपिन राय क्या क्या था। राधे राधे। मेला खत्म। ईशान परेशान ना हो बच्चे। बच्चे लेट हैं। हाँ, कोटा का मौसम कैसा है? गर्मी बहुत है। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। सबके कमेंट आ रहे हैं। गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। आ जाइए बच्चों, चलिए। अच्छा बच्चों, तो आइए शुरुआत करते हैं। जो बच्चे जुड़े हुए हैं मैं उन्हें बता देता हूं। हाँ, आप सभी को बता देता हूं। क्या ठीक है ठीक है ठीक है, आ जाइए। ओके ठीक है। चलिए बच्चों, सबसे पहले क्या करते हैं, आप सभी को मैं बता दूं, थोड़ा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बिल्कुल शुरू करेंगे हम। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बिल्कुल शुरू करेंगे हम। लेकिन उसके पहले बच्चों 10 मिनट का कुछ टॉपिक बच रहा है मेरा पिछले लेक्चर का, वो मैं कंप्लीट करा दूं, फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग स्टार्ट करता हूं। और जो जो बता रहा हूं वो तगड़ी चीज है, नीट के लायक भी और एनसीईआरटी में भी है। ठीक है, तो बच्चों मैं स्टार्ट करता हूं। सुनिए, पिछली क्लास में मैं बोल रहा था कि जो लैक ऑपेरॉन है, अगर कोई चीज डीएनए से जुड़े, ऑपेरॉन बंद हो जाए, निगेटिव रेगुलेशन, जैसे लैक ऑपेरॉन, रिप्रेसर प्रोटीन जब जुड़ता है ऑपरेटर से, लैक ऑपेरॉन बंद हो जाता है। तो लैक ऑपेरॉन किसके निगेटिव रेगुलेशन में? रिप्रेसर के। अब एनसीईआरटी कहती है लैक ऑपेरॉन पॉजिटिव रेगुलेशन में भी है, बट इट इज बियॉन्ड अवर। आवाज सी आ रही है? क्योंकि एक दो बच्चे बढ़ा दी। ओके ठीक है बच्चों, आवाज बढ़ा दी। अब एनसीईआरटी कहती है कि लैकोपेरॉन पॉजिटिव रेगुलेशन में भी है, बट इट इज बियॉन्ड अवर डिस्कशन। लेकिन देखो ना, एनसीईआरटी का तरीका देखो। बोला है पॉजिटिव रेगुलेशन नहीं पढ़ना, उधर नहीं जाना, लेकिन एक क्वेश्चन डाल दिया थ्योरी में जिसका आंसर पॉजिटिव रेगुलेशन पढ़ने के बाद ही आएगा। अरे सेकंड लास्ट पैराग्राफ देखो ना, लैकोपेरॉन वाला। पुरानी एनसीईआरटी है तो पेज 117, सेकंड लास्ट पैराग्राफ क्वेश्चन है। सही है? और नई एनसीईआरटी तो पेज 101, सेकंड लास्ट पैराग्राफ देखो, वहां लिखा है ग्लूकोज और गैलेक्टोज इंड्यूसर का काम नहीं कर सकते। इंड्यूसर का काम नहीं कर सकते ग्लूकोज गैलेक्टोज, लैक्टोज काम करेगा।
राइट। फिर एक सवाल पूछा है कि क्या आपको पता है कि लैकोपेरोन कब तक काम करेगा अगर लैक्टोज दे दिया जाए? तो बच्चों, अगर मैं पॉजिटिव रेगुलेशन ना पढ़ाऊं तो आप सभी का जवाब यही होगा कि जब तक लैक्टोज है तब तक लैकोपेरोन ऑन रहेगा। लेकिन क्वेश्चन पूछा है कि लैक्टोज देने पर लैकोपेरोन कब तक काम करेगा। इस सवाल का जवाब दोबारा पढ़ेंगे हम, लेकिन पॉजिटिव रेगुलेशन पढ़ने के बाद देख लो। बोल रहे पॉजिटिव रेगुलेशन बिल्कुल ना पढ़ना, और सवाल का जवाब पॉजिटिव रेगुलेशन से आएगा। तो मैंने पिछली क्लास में सभी बच्चों को बताया था कि लैकोपेरोन निगेटिव रेगुलेशन में रिप्रेसर के, क्योंकि ऑपरेरॉन बंद कराता है, पॉजिटिव रेगुलेशन पर है सीएपी के, कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन। सब समझाता हूं, चिंता ना करें। लैकोपेरोन पॉजिटिव रेगुलेशन में है सीएपी के। कैसे, वो देखो जरा, आ जाओ देखते हैं बच्चों। लैकोपेरोन की अगर मैं बात करूं तो ये देखिए, लैकोपेरोन में यहां पर प्रमोटर बनाया था आईजीन का, है ना। फिर ये प्रमोटर था, ये ऑपरेटर था, ये जेड जीन थी स्ट्रक्चरल जीन, ये वाई जीन, ये ए जीन थी, राइट। यही था। अब बात आती है कुछ चीजें जो आपको नहीं बताई गई, अब उस पर फोकस करते हैं, उस पर फोकस करते हैं। आ जाओ देखते हैं। देखो, प्रमोटर के पहले बच्चों, प्रमोटर के पहले यहां पर एक साइट होता है, सब एनसीईआरटी के कहने पर बता रहा हूं मैं, सही है, ये एनसीईआरटी के कहने पर बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। देखिए यहां पर बच्चों प्रमोटर के पहले एक कैप साइट होता है। अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि एनसीईआरटी से कैसे रिलेटेड है। ये जो कैप साइट है, ये कैप साइट पर आकर जुड़ता है बच्चों सीएमपी सीएपी कॉम्प्लेक्स। ये क्या है अभी पता चल जाएगा। सीएमपी सीएपी कॉम्प्लेक्स बाइंड्स हियर। सीएमपी सीएपी कॉम्प्लेक्स बच्चों यहीं पर आकर जुड़ता है, यहीं पर जुड़ता है, सही है। आ जाओ देखते हैं क्या है मामला। मैंने बोला लैकोपेरोन पॉजिटिव रेगुलेशन में है सीएपी के। सीएपी क्या होता है सब पता चल जाएगा। देखो, सीएपी का फुल फॉर्म है बच्चों कैटाबोलाइट, या कैटाबॉलिक भी कुछ लोग बोलते हैं, कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन। क्या? कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन, यह है सीएपी, कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन। बच्चों, सेल में एक रिलेशनशिप होता है। क्या रिलेशन होता है वो देखना है आपको। देखो तो जरा, सीएपी का कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सीएमपी की। ये सीएमपी वही है बच्चों, साइक्लिक एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट, साइक्लिक एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट, जिसे आप हार्मोन वाले चैप्टर में सेकेंडरी मैसेंजर कहते हो, राइट। तो इसका कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ग्लूकोज के। समझते जाइएगा, बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है ये। कैटाबॉलिक बोलो या कैटाबोलाइट, एक ही बात है। देखिए, अब सुनिए मेरी बात। मैं इससे क्या सीखा आपने कि जब सेल में ग्लूकोज का लेवल डाउन होगा तो सीएमपी का प्रोडक्शन बढ़ेगा, सीएपी का प्रोडक्शन बढ़ेगा। ये दोनों ज्यादा हो जाएंगे बच्चों, ये दोनों ज्यादा हो जाएंगे, सही है। तो सुनिए मेरी बात, सीएमपी सीएपी का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा। अब जब ज्यादा हो गया तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ सीएमपी एंड सीएपी इज हायर, जब ये दोनों ज्यादा होंगे तो क्या होगा। मान लीजिए, देखिएगा, मान लीजिए ये है सीएमपी, ठीक है, और ये है सीएपी, दोनों ज्यादा हो चुके हैं तो दोनों आपस में जुड़ गए। ये ऐसे जुड़ गए, बन गया सीएमपी सीएपी कॉम्प्लेक्स। अरे ये करता क्या है, ये करता क्या है वो समझना है अपन को। बिल्कुल अलर्ट रहिएगा और ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, सही है। तो सुनिए मेरी बात ध्यान से। मैं ये बोल रहा हूं बच्चों, ये सब झमेला क्यों हो रहा है वो तो समझे आगे, ठीक है। देखो, ये बच्चों जो प्रमोटर होता है ना, दो तरह का होता है, वीक प्रमोटर एंड स्ट्रॉन्ग प्रमोटर।
स्ट्रॉन्ग प्रमोटर वो है जिसे आरएनए पॉलीमरेज आसानी से पहचान ले विद द हेल्प ऑफ सिग्मा फैक्टर, वो था स्ट्रॉन्ग प्रमोटर। लेकिन ये जो लाइकोपेरोन का प्रमोटर है ना, ये वीक प्रमोटर है। क्यों है भाई वीक प्रमोटर? क्यों है वीक प्रमोटर? क्योंकि ये जो प्रमोटर और ऑपरेटर है लाइकोपेरोन के, बच्चों ये ओवरलैप्ड है। लाइकोपेरोन का प्रमोटर और ऑपरेटर ओवरलैप्ड है, मतलब डिस्टिंक्ट बाउंड्री नहीं है दोनों की, दोनों ओवरलैप है। इसलिए इस प्रमोटर को आरएनए पॉलीमरेज आसानी से पहचान नहीं पाता, इवन विद द हेल्प ऑफ सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर की होने के बाद भी नहीं पहचान पाता। तो इसको स्ट्रॉन्ग करने का सारा जुगाड़ हो रहा है, और सब एनसीईआरटी से देखते जाओ। देखो, जब ये दोनों जुड़ गए ना बच्चे, तो ये दोनों जुड़ने के बाद यहां आकर बैठ गए, यहां आकर बैठ गए, और क्या करेंगे? आरएनए पॉलीमरेज को बुलाएंगे, इधर आ। आरएनए पॉलीमरेज को बुलाएंगे और बोलेंगे इधर आ, और यहां पर जहां हम बैठे हैं ना, उसके बगल में प्रमोटर है, आरएनए पॉलीमरेज तू आके जुड़ और ट्रांसक्रिप्शन शुरू कर। तो सीएपी क्या करवा रहा है? प्रमोटर से आरएनए पॉलीमरेज को जुड़वा रहा है और ट्रांसक्रिप्शन चालू करवा रहा है, मतलब ऑपेरॉन को ऑन करवा रहा है। हुआ ना पॉजिटिव रेगुलेशन? सही है। तो देखो जरा, सीएमपी सीएपी कॉम्प्लेक्स क्या करता है? बाइंड कर जाता है कैप्साइड से, बाइंड कर जाता है कैप्साइड से, और गाइड करता है, गाइड आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज टू बाइंड टू प्रमोटर, टू बाइंड टू प्रमोटर। किस लिए? सो एज टू इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन, सो एज टू इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन। देखो बच्चों, मैंने बोला था लाइकोपेरोन निगेटिव रेगुलेशन और पॉजिटिव रेगुलेशन, निगेटिव रेगुलेशन और पॉजिटिव रेगुलेशन दोनों होता है। सही है, दोनों होता है, निगेटिव पॉजिटिव दोनों। डीएनए से कोई जुड़े ऑपेरॉन बंद करा दे, निगेटिव। रिप्रेसर क्या कर रहा था? लाइकोपेरोन को बंद करा रहा था। सीएपी क्या करा रहा है? डीएनए से जुड़ने के बाद प्रोमोटर को बोल रहा है इधर आ, आरएनए पॉलीमरेज को बोल रहा है इधर आ, जुड़ और ट्रांसक्रिप्शन चालू कर। तो क्या करवा रहा है? ये ऑन ही तो करवा रहा है, तो पॉजिटिव रेगुलेशन हो गया। सही है। अब बात आई बच्चों, अब बात आई एनसीईआरटी के उस क्वेश्चन का। एनसीईआरटी ने क्या बोला है? एनसीईआरटी ने यही बोला है ना कि लैक्टोज दे दिया, ऑपेरॉन कब तक ऑन रहेगा? सही है। क्या आंसर आएगा बच्चों? आंसर दो जरा, कमेंट बाद में करना, जवाब दो जरा। पॉजिटिव रेगुलेशन पढ़ने के बाद यह बताओ, लैक्टोज दे दिया, ऑपेरॉन कब तक ऑन रहेगा? बोलो भाई। कुछ आया? जब तक लैक्टोज रहेगा। हाँ बिल्कुल, दीपेश सिंह, बहुत सही आंसर, बिल्कुल सही। इमरान का भी सही आंसर है, बिल्कुल बच्चों। उस क्वेश्चन का एनसीईआरटी क्वेश्चन है, नहीं सुनो, उस क्वेश्चन का आंसर एनसीईआरटी इसलिए पढ़ना जरूरी था। देखो, उस क्वेश्चन का आंसर यही होगा, लैक्टोज दिया है, ऑपेरॉन तब तक ऑन नहीं रहेगा जब तक लैक्टोज है। कई लोग तो यही बता देते, नहीं भाई, जब इकोलाई को आपने लैक्टोज दिया, जब आपने लैक्टोज दिया तो धीरे धीरे लैक्टोज टूटने लगा इनटू ग्लूकोज और गैलेक्टोज, तो धीरे धीरे ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगा। समझना, लैक्टोज देने से ग्लूकोज गैलेक्टोज में टूटा ना वो, तो धीरे धीरे ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगा। ग्लूकोज का लेवल बढ़ते ही सीएमपी सीएपी का प्रोडक्शन डाउन। ये दोनों फिर कम हो गए तो आपस में नहीं जुड़ेंगे, नहीं जुड़ेंगे तो नहीं जुड़ेंगे आपस में, तो यहां नहीं जुड़ेंगे, तो प्रमोटर पर आरएनए पॉलीमरेज नहीं जुड़ेगा। लैक्टोज है अभी, फिर भी नहीं जुड़ेगा, फिर भी नहीं जुड़ेगा। अब जब नहीं जुड़ेगा तो ट्रांस ऑपेरॉन बंद हो गया या नहीं? ये है बच्चों, एनसीईआरटी है। क्या बोलना है?
कि लैक्टोज देने पर लैक ऑफ आयरन कब तक ऑन रहेगा? जब तक कि लैक्टोज के टूटने से ग्लूकोज का लेवल ना बढ़ जाए। जैसे ही ग्लूकोज का लेवल बढ़ा, सीएमपी सीएपी प्रोडक्शन डाउन, ज्यादा नहीं होगा तो आपस में नहीं जुड़ेंगे, जब आपस में नहीं जुड़ेंगे तो इधर नहीं जुड़ेंगे, और इधर नहीं जुड़ेंगे तो प्रोमोटर पर आरएनए पॉलीमरेज नहीं जुड़ पाएगा। लैक्टोज भरा पड़ा है लेकिन ऑपरेशन बंद। समझ गए मेरी बात? ये था बच्चों, पॉजिटिव रेगुलेशन की बात थोड़ी सी रह गई थी, ठीक है। और सुनिए जरा, दूसरी बात यह है बच्चों, ऑपरेटर पर आरएनए, पिछली क्लास का है, ऑपरेटर पर आरएनए पॉलीमरेज जुड़े, आरएनए पॉलीमरेज जो है प्रोमोटर पर जुड़ पाएगा या नहीं, ये किससे डिसाइड होता है? ऑपरेटर पर रिप्रेसर प्रोटीन जुड़ा है या नहीं। अगर ऑपरेटर पर रिप्रेसर जुड़ा है तो प्रोमोटर पर आरएनए पॉलीमरेज नहीं जुड़ पाएगा। सही है मेरी बात? ठीक है, चलिए बच्चों, ये सारी बातें तो हो गई। अब बात करते हैं जिसके लिए आप नए सब आए हैं, तो चलिए देख लेते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ओके बच्चों, ओके, सभी वेट कर रहे हैं बच्चों। ये थोड़ा पेंडिंग था, मैंने बोला खत्म कर दूं यार, ऐसे नहीं होना चाहिए ना। ठीक है, चलिए आ जाइए। अब बच्चों डीएनए फिंगरप्रिंट एक तगड़ा टॉपिक, ठीक, आ जाइए। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बच्चों, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की अगर मैं बात करूं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले ये एक टेक्निक है। इट इज अ टेक्निक। किस चीज की टेक्निक है? टू आइडेंटिफाई अ पर्सन, टू आइडेंटिफाई अ पर्सन on the basis of his or her DNA specificity। क्या मतलब है सर इसका? बच्चों इसका मतलब यह है, देखो हम सब का डीएनए थोड़ा थोड़ा स्पेसिफिक है, हम सब का डीएनए थोड़ा थोड़ा स्पेसिफिक है, तो इस बेसिस पर हम किसी को पहचान सकते हैं। किसी ने कोई कांड कर दिया, ठीक, तो वो पकड़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका जो डीएनए कुछ स्पेसिफिक है, वो दुनिया में किसी और से मैच नहीं करता। तो किसी को भी उसके स्पेसिफिक डीएनए के बेस पर पहचानना, इस टेक्निक को क्या बोलते हैं? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। और आप सब जानते हैं बच्चे, इस टेक्निक को इनिशियली डेवलप किया था सर एलिक ज़ैफरी ने। म्यूटेशन पढ़ेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और एचजीपी के बाद ऋतिकेश, सही है? हाँ, आगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग फिर एचजीपी, क्योंकि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग समझ में आ जाती है ना, तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट अच्छे से समझ में आता है, इसलिए पहले डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ाता हूं मैं, सही है? इसके बाद फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, फिर एचजीपी, फिर म्यूटेशन होगा, ठीक है? ओके, तो सुनिए, इस टेक्निक को इनिशियली डेवलप किया था, इनिशियली डेवलप्ड बाय, बहुत ध्यान से बच्चों, एनसीईआरटी में बहुत बढ़िया लिखा है, सर एलिक ज़ैफरीज। सर एलिक ज़ैफरीज ने इस टेक्निक को इनिशियली डेवलप किया था, और इंडिया में इस टेक्निक को डेवलप किया था इन इंडिया। दिस टेक्निक वॉज डेवलप्ड बाय, इंडिया में इस टेक्निक को आगे चलकर डेवलप किया था, डेवलप्ड बाय डॉक्टर वी के कश्यप, एंड डॉक्टर लालजी सिंह। डॉक्टर वी के कश्यप और डॉक्टर लालजी सिंह ने इंडिया में इस टेक्निक को डेवलप कराया था। और कोई पूछे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का मेन सेंटर इंडिया में कौन है? क्या? इन इंडिया में मेन सेंटर क्या है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का? इन इंडिया मेन सेंटर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का है बच्चों सीडीएफडी हैदराबाद। क्या? सीडीएफडी हैदराबाद, यह है मेन सेंटर इंडिया में। सीडीएफडी इज व्हाट बच्चों? सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स, हैदराबाद। मेन सेंटर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यह है बच्चों, सही है? अब बात आई प्रिंसिपल, ठीक है, आ जाइए।
प्रिंसिपल पर बात करते हैं बच्चों। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रिंसिपल क्या है? तो देखिए, प्रिंसिपल की बात करूं, एनसीईआरटी ही लेके चलेंगे अपन, चिंता ना करें। देखिए, हम सभी का अबाउट 99.9% डीएनए एक जैसा है। अबाउट 99.9% ऑफ ऑल ह्यूमन डीएनए सिमिलर। तो अलग कितना हुआ? ओनली 0.1%, ओनली 1%, ओनली 0.1% डीएनए ही हम सबका अलग है। सिर्फ इतना सही बच्चों, ओनली 0.1% डीएनए इज डिफरेंट। इसका मतलब हम इतने अलग हैं आपस में, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ 0.1% ऑफ डीएनए। 0.1% डीएनए है, ठीक है? 0.1% है और कुछ नहीं है। 0.1% है, इसका मतलब यह हुआ, इससे देखो ना कितना डिफरेंस आ रहा है। 0.1% डीएनए, किसी का आईक्यू बिल्कुल बिलो द बेसमेंट लेवल है, किसी का टॉप लेवल है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ ये जो डीएनए अलग है। 0.1% सुनने में तो लग रहा है कि बहुत कम है। आओ कैलकुलेट कराता हूं। देखो, जो ह्यूमन जीनोम है बच्चों, ह्यूमन जीनोम जो है, कितने बेस पेयर है इसमें? अरे हैप्लॉइड डीएनए 3 × 10⁻⁹ बेस पेयर। इसका 0.1% अलग है बच्चों। कितना? 0.1%। अब 0.1% अलग है तो कितना अलग हुआ? 3 × 10⁻⁶ बेस पेयर। इतना अलग है, मतलब समझ रहे हो? 30 लाख बेस पेयर अलग हैं एक दूसरे के। 30 लाख बेस पेयर अलग हैं, सही है, एक दूसरे से। लेकिन हम सब तो कॉमन एंसेस्टर से आए हैं, इतना अलग कैसे है? बिकॉज ऑफ म्यूटेशन। अरे म्यूटेशन से ही तो हुआ है भाई। दीज डिफरेंसेस, ये जो डिफरेंसेस है, हैव अराइजन ड्यू टू म्यूटेशन। ये जो डिफरेंस आए हैं बच्चों, ये किसकी वजह से आए हैं? म्यूटेशन की वजह से आए हैं। सही है, आगे बढ़े, ध्यान से देखिए, आगे आइए। देखो बच्चों, एनसीईआरटी की ही बात करता हूं। हैप्लॉइड डीएनए को ही जीनोम कहते हैं, ठीक है ना? आ जाइए, इधर आइए। एनसीईआरटी ही आगे बढ़ा रहा हूं। देखिए, एनसीईआरटी कहती है, देखो बच्चों, मान लीजिए ये हमारा डीएनए है, ये हमारा डीएनए है, ये डीएनए है। इस डीएनए में बच्चों, टोटल जो हमारा डीएनए है उसमें पता है कोडिंग डीएनए या फंक्शनल डीएनए कितना है? फंक्शनल डीएनए समझते हो? वो डीएनए जिससे बनेगा आरएनए एंड प्रोटीन। ये कितना है? लेस देन 2%। कितना डीएनए बच्चों? ये लेस देन 2%, बस इतना ही है ये फंक्शनल डीएनए, सही है। और ये जो रिमेनिंग पार्ट है, ये नॉन फंक्शनल डीएनए है या नॉन कोडिंग डीएनए है। नॉन कोडिंग या नॉन फंक्शनल डीएनए है, नॉन कोडिंग या नॉन फंक्शनल डीएनए है बच्चों। अब ये जो नॉन फंक्शनल डीएनए वो कितना है? मोर देन 98%। आज आपको ये भी बताऊंगा कि मोर देन 98%, क्या बोलूं कि 98% से ज्यादा, 98% से ज्यादा डीएनए नॉन फंक्शनल है। क्यों लेकर घूम रहे हो नॉन फंक्शनल डीएनए को, यह भी बताऊंगा। आ जाओ, ये नॉन फंक्शनल डीएनए। नॉन फंक्शनल डीएनए जो है बच्चों, नॉन फंक्शनल डीएनए में क्या है? मान लो यहां पर डीएनए में AGTC है बच्चों, मान लो, जस्ट एक एग्जांपल। तो फिर इसके बगल में पता है फिर से AGTC है बच्चों, फिर AGTC, फिर AGTC। अरे सेम सीक्वेंस बार बार रिपीट हो रहा है, सेम सीक्वेंस बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये जो सेम सीक्वेंस बार बार रिपीट हो रहा है बच्चों, इसको कहते हैं रिपीटिटिव डीएनए। नॉन फंक्शनल डीएनए में एक पार्ट क्या है? रिपीटिटिव डीएनए। एक ही सीक्वेंस बार बार रिपीट हो रहा है, जिसका एक टाइप है सैटेलाइट डीएनए। इसी का एक टाइप है सैटेलाइट डीएनए। पढ़ेंगे सैटेलाइट डीएनए क्या है, सही है। अच्छा, इसके आगे, लेकिन पूरा नॉन फंक्शनल डीएनए रिपीटिटिव नहीं है, बल्कि
AGCACCAGCT। अच्छा, यहां तो कुछ रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये हिस्सा बोलो नॉन रिपीटिटिव डीएनए है। ये कैसा है बच्चों? नॉन रिपीटिटिव डीएनए। आपके पूरे डीएनए का विश्लेषण किया जा रहा है, डिस्क्राइब किया जा रहा है। लेस देन 2% डीएनए आपका फंक्शनल है, 98% से ज्यादा डीएनए आपका नॉन फंक्शनल है। और जो नॉन फंक्शनल है बच्चों, उसमें दो तरह का डीएनए है, रिपीटिटिव और कुछ नॉन रिपीटिटिव। एक चीज और जोड़ना चाह रहा हूं बच्चों, सुनो। मामला यह है कि डीएनए फिंगरप्रिंट ना कभी दो बंदों के मैच नहीं होंगे। दो बंदों के डीएनए फिंगरप्रिंट कभी मैच नहीं होंगे, एक्सेप्ट मोनोजाइगोटिक ट्विंस। एक ही जाइगोट से डेवलप हुआ है, एक ही जाइगोट था, उससे 2 सेल बन गई, उससे 2 बच्चे हुए, तो उनका डीएनए फिंगरप्रिंट तो मैच होगा ना भाई, उनका सेम आएगा। बाकी कभी भी 2 बंदों का डीएनए फिंगरप्रिंट सेम नहीं आएगा। अच्छा चलो, एनसीईआरटी चला रहा हूं ये, ऐसा है। ऐसा करो बच्चों, अब कराओ डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। एनसीईआरटी क्या कराना है? डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। गौर करिएगा, एनसीईआरटी बहुत दूर तक ले जाएगी। तो डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन कराने के लिए ऐसा करो, सेल का डीएनए ले लो, सेल का डीएनए ले लो, सही है। सेल का डीएनए ले लो और इसके बाद इसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटो। पढ़ेंगे ना बायोटेक में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काट दिया तो डीएनए के क्या हो गए? छोटे छोटे टुकड़े हो गए, छोटे छोटे टुकड़े हो गए बच्चों। अब बच्चों ये जो टुकड़े हुए, इसका कराओ डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। ध्यान दीजिएगा, मैंने कराया डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। आपको याद है डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है? डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन याद करिए, मेसेल्सन और स्टेल वाली, मेसेल्सन और स्टेल वाली, सही है। तो उसमें याद है डीएनए के बैंड्स बन जाते थे, तो बस वही हो रहा है। देखो, जब डीएनए डालोगे यहां पर, मैक्सिमम डीएनए एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, मैक्सिमम डीएनए एक जगह इकट्ठा हो जाएगा। ये देखो, ये जो मैक्सिमम डीएनए इकट्ठा हुआ है ना बच्चों, मैक्सिमम डीएनए जो एक जगह इकट्ठा हुआ है, इसको बड़ा बैंड बना है ये, इसे बोलेंगे मेजर बैंड, ठीक है ना। लेकिन बच्चों कुछ छोटे छोटे बैंड भी आएंगे, ये देखो ना, छोटा सा बैंड, फिर छोटा सा बैंड, ऐसे जगह जगह पर ना छोटे छोटे बैंड होंगे। इनको क्या बोलेंगे? माइनर बैंड। इनको क्या बोलेंगे बच्चों? माइनर बैंड। क्या ये ओके है? माइनर बैंड। अब बात आई, सुनो जरा ध्यान से समझना मेरी बात। ये जो मैक्सिमम डीएनए है ना, वो यहां पर इकट्ठा हुआ है, इसीलिए एनसीईआरटी ने इस वाले डीएनए को कहा है, क्या कहा है? बल्क जीनोमिक डीएनए। मेजॉरिटी ऑफ डीएनए यहीं पर आएगा, बल्क जीनोमिक डीएनए। मेजॉरिटी ऑफ डीएनए यहां पर है। सर ये मेजॉरिटी ऑफ डीएनए में कौन कौन सा डीएनए है? मेजॉरिटी ऑफ डीएनए में कौन कौन सा डीएनए है? चलो देखो, मेजॉरिटी ऑफ डीएनए में बच्चों, मेजॉरिटी ऑफ डीएनए में क्या क्या आएगा? कोडिंग डीएनए आएगा, बोले तो फंक्शनल डीएनए आ जाएगा, और कौन आएगा? नॉन रिपीटिटिव डीएनए आ जाएगा। क्या आएगा? नॉन रिपीटिटिव डीएनए, सही है। नॉन रिपीटिटिव डीएनए भी आएगा, सही है। और थोड़ा सा बच्चों रिपीटिटिव डीएनए भी आएगा, थोड़ा सा रिपीटिटिव डीएनए भी आएगा। आगे इसको सही कर दिया जाए। ये लो भाई, ये लो, क्या आ रहा है? कुछ रिपीटिटिव डीएनए भी आ रहा है। ये देखो, कुछ रिपीटिटिव डीएनए भी आ रहा है, ठीक है बच्चों। तो एनसीईआरटी ने वर्ड यूज किया बच्चों, बल्क जीनोमिक डीएनए। बल्क जीनोमिक डीएनए मतलब मेजॉरिटी ऑफ डीएनए। तो मेजॉरिटी ऑफ डीएनए में क्या क्या है इस एरिया में? कोडिंग डीएनए है, नॉन रिपीटिटिव डीएनए, थोड़ा सा रिपीटिटिव डीएनए। सर ये यहां क्या है? ध्यान से सुनिएगा, कुछ रिपीटिटिव डीएनए अपनी अलग पहचान बनाते हैं, कुछ रिपीटिटिव डीएनए अपनी अलग पहचान बनाते, अपना अलग बैंड बनाते हैं, उन्हीं को कहते हैं सैटेलाइट डीएनए। तो बच्चों ये जो अलग अलग बैंड है ना, ये एक्चुअली सैटेलाइट डीएनए है।
सैटेलाइट डीएनए कुछ और नहीं, रिपीटिटिव डीएनए सीक्वेंस है। ये जो रिपीटिटिव डीएनए है उसी का, ये सैटेलाइट डीएनए जो है एक तरह का रिपीटिटिव डीएनए सीक्वेंस है बच्चों। क्या है? रिपीटिटिव डीएनए सीक्वेंस है। ये देखो, ये कह रहा हूं मैं, ठीक है, रिपीटिटिव डीएनए है ये, ठीक है। तो सुनिए, जब मैंने बोला ह्यूमन डीएनए को काटा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटा, अरे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटा, टुकड़े टुकड़े हैं, है ना। अब टुकड़े टुकड़े हैं तो डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन से अलग हो गया, मेजॉरिटी ऑफ डीएनए एक जगह इकट्ठा हो गया। अब कुछ छोटे छोटे डीएनए अलग से बैंड बना लिए। अब जो अलग से बैंड बना लिए उनको माइनर बैंड, वो कौन सा डीएनए? जो रिपीटिटिव डीएनए अपना अलग से बैंड बनाए, अपनी अलग पहचान दिखाए, उसी को कहते हैं सैटेलाइट डीएनए। एक तरह का रिपीटिटिव डीएनए सीक्वेंस ही है। तो थोड़ा बहुत यहां भी है रिपीटिटिव, लेकिन जो रिपीटिटिव डीएनए अलग से बैंड बनाए, अपनी अलग पहचान दिखाए, उसी को क्या बोलते हैं? सैटेलाइट डीएनए। सही है। अच्छा बच्चों, अभी तो एक चीज पेंडिंग है, ध्यान से देखो। आप लोग समझने पर फोकस करेंगे बच्चों तो मजा आएगा आपको, है ना। ये एनसीईआरटी है, बाद में दिक्कत दे सकती है ना, तो इसलिए अलर्ट रहें। देखो बच्चों, यहां से मैं पास करा रहा हूं यूवी रेज। क्या पास करा रहा हूं? यूवी रेज। आपको क्या लगता है ज्यादा यूवी रेज कौन एब्सॉर्ब करेगा, माइनर बैंड या मेजर बैंड? बोल डालो। ज्यादा यूवी रेज कौन एब्सॉर्ब करेगा? ज्यादा कौन एब्सॉर्ब करेगा? मेजर बैंड। ऑब्वियस है मुस्कान, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। देखिए, यूवी रेज जो है, मेजर बैंड ज्यादा एरिया में फैला है, बल्क जीनोमिक डीएनए ज्यादा एरिया में फैला है, तो ज्यादा यूवी रेज एब्सॉर्ब करेगा। ये तो थोड़े थोड़े एरिया में फैला है सैटेलाइट डीएनए, ये कम यूवी लाइट एब्सॉर्ब करेगा। इसका मतलब ये है बच्चों कि अगर मैं इसको पीक की तरह दिखाऊं, ये देखो ऐसे करके पीक दिखाऊं, तो बड़ा पीक किसका आएगा? यूवी लाइट के एब्सॉर्प्शन का, मेजर बैंड का। या बोलो, इस एनसीईआरटी ने कहा है मेजर पीक, इन्हें कहा है माइनर पीक। इन्हें क्या बोला है? माइनर पीक। तो मेजर पीक किसका आया है? मेजर पीक किसका आया है? बल्क जीनोमिक डीएनए का। मेजर पीक किसका आया है? बल्क जीनोमिक डीएनए का। माइनर पीक किसका आया? इनका सैटेलाइट डीएनए का। बिल्कुल अलर्ट रहना है और ध्यान से समझना है। मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना है, सब पता चलेगा। सारा साउदर्न ब्लॉटिंग सब कुछ प्रोसेस के अंदर आएगा बच्चे। अभी तो इसी पर फोकस करें, है ना। चीजें सारी एनसीईआरटी की चल रही हैं। तो मैंने बोला एक बार सैटेलाइट डीएनए फिर क्लियर करो। रिपीटिटिव डीएनए यहां भी है, लेकिन जो रिपीटिटिव डीएनए अपना अलग से बैंड बनाए, अपनी अलग पहचान दिखाए, उसको बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए, राइट। अब यूवी रेस एब्सॉर्ब पास कराऊंगा तो ये ज्यादा एरिया में फैला, ज्यादा यूवी रेस एब्सॉर्ब करेगा, तो बड़ा पीक किसका बनेगा? और जो ये है छोटे छोटे एरिया में कम यूवी लाइट एब्सॉर्ब करेगा, इसलिए इनका माइनर पीक आएगा। सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए, सैटेलाइट डीएनए दो तरह का एनसीईआरटी ने बताया है। सैटेलाइट डीएनए एनसीईआरटी ने, मेरी बात ध्यान से सुनना, सैटेलाइट डीएनए दो तरह का है, माइक्रो सैटेलाइट और मिनी सैटेलाइट, दोनों से। तो आ जाओ देखते हैं, माइक्रो और मिनी सैटेलाइट। एनसीईआरटी ही है बच्चों, है ना, बस इधर उधर बिखेर के लिखा है। तो चलिए पढ़ते हैं अगला पार्ट, सैटेलाइट डीएनए। रिपीटिटिव डीएनए ही है। सैटेलाइट डीएनए दो तरह का है बच्चों, एक है माइक्रो सैटेलाइट और एक है मिनी सैटेलाइट। एक है माइक्रो सैटेलाइट और एक है मिनी सैटेलाइट। माइक्रो सैटेलाइट क्या होते हैं? माइक्रो सैटेलाइट जो होते हैं वो 1 to 6 बेस पेयर लंबा रिपीटिशन होता है। माइक्रो सैटेलाइट जो होता है बच्चों,
वो 1 to 6 बेस पेयर लॉन्ग रिपीटिशन होता है। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि 80 रिच होते हैं, ठीक है, और इनको SSR भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज सिंपल सीक्वेंस रिपीट। क्या कहते हैं? सिंपल सीक्वेंस रिपीट, SSR। अब आप बोलोगे सर क्या है ये? चिंता ना करो, सब दिख जाएगा, ध्यान से देना। अभी यूवी एब्जॉर्प्शन था मिशान, बस उसी पर फोकस करो, है ना? नहीं वो थोड़ा ज्यादा लेवल का हो जाएगा, बॉइंट डेंसिटी और वो सब यूज करते हैं, तो अभी तो आपके लेवल पर रहने दो उसको, ठीक है? ओके, सुनिए मेरी बात। माइक्रो सैटेलाइट 1 से 6 बेस पेयर लंबा रिपीटिशन है। क्या मतलब है? इधर देखो, देखो देखो, इधर आओ। मान लो बच्चों डीएनए में कहीं पर एटीए है, कितना बड़ा बनाया मैंने? 3 बेस पेयर। अब बोलोगे बेस है सर, अरे डबल स्ट्रैंडेड कर लो ना भाई, बेस पेयर हो जाएगा, मैंने सिंगल स्ट्रैंडेड बना रखा है। तो देखो ये 3 बेस पेयर लंबा है। आप 1 से 6 बेस पेयर कुछ भी ले सकते हो, मैंने 3 बेस पेयर ले लिया और इसको रिपीट करते रहो। डीएनए में एक जगह एटीए है, फिर बार बार एटीए ही आ रहा है बच्चों, 5 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार तक आ गया। तो सेम सीक्वेंस बार बार रिपीट हो रहा है, 10, 20 बार, 100 बार तक, बस इतना ही। इसे कहते हैं माइक्रो सैटेलाइट। इसे क्या बोलते हैं? माइक्रो सैटेलाइट। दूसरा नाम सिंपल सीक्वेंस रिपीट। हाँ, मकसद नहीं बोलना नीट 2026, बिल्कुल देखेंगे। मैं फिर से बोलता हूं, क्या 1 से 6 बेस पेयर लंबा रिपीटिशन है, 10, 20 बार या 50 से 100 बार रिपीट होगा। ये है माइक्रो सैटेलाइट। इसका दूसरा नाम सिंपल सीक्वेंस रिपीट। अब बच्चों माइक्रो सैटेलाइट की बात खत्म, इतना ही पढ़ना है। और मिनी सैटेलाइट, अरे मिनी सैटेलाइट, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इसी पर बेस तो है, तो मिनी सैटेलाइट को तो डिटेल में पढ़ना है। आ जाओ देखते हैं बच्चों। मिनी सैटेलाइट जो होता है ना, वो 11 to 60 बेस पेयर लंबा रिपीटिशन होता है। 11 to 60 बेस पेयर लंबा रिपीटिशन होता है। क्या मतलब है? अगले पेज में दिखा रहा हूं, देखो। मान लो डीएनए में कहीं पर ATA, GCC, GCCG कितने हो गए? 3, 3, 6, 3, 9, 10, 11। 11 बेस सबसे छोटा बना रहा हूं। 11 से 60 बेस पेयर लंबा बना सकते हो, 11 से 60 बेस पेयर लंबा, सही है? तो ये 11 बेस पेयर लंबा बनाया। अब रिपीट करो इसको, ATA, GCG, CCG, GA, रिपीट करते रहो। और क्या घर बैठे बैठे, ATA, GCG, CCG, GA, रिपीट करते रहो। कितनी बार सब? सर कितनी बार? वो कितनी बार रिपीट हो रहा था? 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार, बस, उससे ज्यादा नहीं। ये एक ही सीक्वेंस है, एक ही सीक्वेंस 100 बार, 1000 बार ऐसे रिपीट होगा। ये माइक्रो मिनी में डिफरेंस समझो, माइक्रो और मिनी सैटेलाइट में समझो अच्छे से। माइक्रो सैटेलाइट पर यूनिट 1 से 6 बेस पेयर लंबी है, यहां 11 से 60 बेस पेयर लंबा है। वो ज्यादा से ज्यादा 50 या 100 बार रिपीट होगा, ये 1000 बार तक रिपीट हो सकता है। समझे क्या डिफरेंस है? पर यूनिट उनका 1 से 6 बेस पेयर लंबा है, इनका 11 से 60 बेस पेयर लंबा है। वो 10, 20 बार, 50 बार, 100 बार रिपीट होगा, ये हजारों बार रिपीट हो सकता है मिनी सैटेलाइट, सही है? और सुनिए बच्चों, ध्यान समझ रहा, इनको बोलूं एडजेसेंट रिपीट। क्या बोलूं? एडजेसेंट रिपीट बोलूं इनको, एडजेसेंट रिपीट। बच्चों एडजेसेंट के लिए एक शब्द यूज करना चाह रहा हूं, शायद आपके काम आए कभी। बच्चों टेंडम का मतलब होता है एडजेसेंट। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि दीज आर एडजेसेंट रिपीट या टेंडम रिपीट? दे आर एडजेसेंट रिपीट या टेंडम रिपीट, सही है? एडजेसेंट रिपीट या टेंडम रिपीट। और सुनो, सब में अलग अलग है, सब में अलग अलग है। किसी में 50 बार रिपीट हो रहा है, किसी में 100 बार, किसी में 102 बार, किसी में 105 बार, किसी में 110, किसी में 500 बार, किसी में 1000 बार। मतलब एक तो एडजेसेंट रिपीट है एंड दे आर वेरिएबल इन नंबर, अलग अलग लोगों में अलग अलग नंबर पे है।
इसीलिए तो इनका नाम है भाई वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट। एडजेसेंट रिपीट बोले तो टेंडम रिपीट, इनका नंबर टेंडम रिपीट तो है ही, ये एडजेसेंट रिपीट है, और इनका नंबर अलग अलग लोगों में अलग अलग है, इसीलिए इनका नाम है वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट। देखिए ना, पिछले पेज में लिख तो रहा हूं क्या, these tandem repeats are highly variable in number। इन टेंडम रिपीट का नंबर हाईली वेरिएबल इन नंबर, so also called as VNTR। पूरा नाम वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, इसीलिए इनका दूसरा नाम वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स है बच्चों। सही है। और सुनो, ये जो VNTR हैं, आपको पता है बच्चों, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को जहां पर काटते हैं उसके राइट लेफ्ट में कुछ होता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कटने का। VNTR, अरे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को कहां काटते हैं, रेस्ट्रिक्शन साइट पर। अरे तो VNTR के दाएं बाएं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कटने की साइट होती है। फॉर एग्जांपल ले लो, एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का एग्जांपल लिख रहा हूं बच्चों, एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का एग्जांपल बायोटेक में आता है वैसे, फिर भी एक एग्जांपल HAE3। पता है ये डीएनए को कहां काटता है, इसको जहां मिल जाए GGCC, जहां मिल जाए GGCC, उसी के बीचों बीच काटेगा। यहां सर ये यहां क्यों ला रहे हो? ओ भाई VNTR बच्चे, माइक्रो सैटेलाइट को हमने दूसरा नाम दे दिया SSR, सिंपल सीक्वेंस रिपीट। सिंपल थे ना वो, छोटे छोटे थे। एडजेसेंट मतलब बगल बगल में रिपीट। यार अब एडजेसेंट का मतलब भी समझोगे, बगल बगल में जो रिपीट है, दोज आर एडजेसेंट रिपीट या टेंडम रिपीट। अच्छा सुनिए, मैं ये इसलिए यहां बता रहा था कि जो VNTR होते हैं ना, इनके दाएं बाएं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कटने की साइट होती है। VNTR के दाएं बाएं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कटने की साइट होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं कि VNTR के राइट लेफ्ट में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कटने की साइट है GGCC, एक ही स्ट्रैंड बना रहा हूं। तो बच्चों ये क्या है, रेस्ट्रिक्शन साइट, ये क्या है, रेस्ट्रिक्शन साइट। एक साइड पूरा नाम लिख देता हूं, रेस्ट्रिक्शन साइट। ठीक है, VNTR के दाएं बाएं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कटने की साइट है, ये क्या है, VNTR के दाएं बाएं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कटने की साइट है। अरे इसीलिए तो मैं लिख रहा हूं क्या, VNTR आर फ्लैंक्ड। फ्लैंक्ड याद है बच्चों, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में आया था, ट्रांसलेशन में भी आया था। फ्लैंक्ड का मतलब मैंने बोला था प्रेजेंट ऑन आइदर साइड, प्रेजेंट ऑन आइदर साइड। तो VNTR आर फ्लैंक्ड ऑन बोथ द साइड बाई रेस्ट्रिक्शन साइट। VNTR के दाएं बाएं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कटने की साइट होती है। VNTR के राइट और लेफ्ट में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कटने की साइट होती है। सही है, सही है। तो ये जो छोटे छोटे रिपीट थे, बार बार रिपीट हो रहे हैं, सब में अलग अलग है, इसीलिए इनको कहा गया वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट। और इनके दाएं बाएं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कटने की साइट है। राइट। अच्छा अब आगे सुनिए, सर आपने बोला VNTR का नंबर वेरिएबल होता है। क्या होता है, वेरिएबल होता है। तो अब ये वेरिएबल होता है का क्या मतलब है, कितना वेरिएबल? तो गौर करिएगा, VNTR का नंबर कितना वेरिएबल होता है, दो अलग अलग इंसान में अलग अलग। ठीक, अरे एक ही इंसान में क्रोमोसोम 10 और 15 में VNTR अलग अलग। मतलब VNTR का नंबर वेरिएबल है पर्सन टू पर्सन। सही है। और वेरिएबल फ्रॉम क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम, एक ही बंदे के क्रोमोसोम 10 और 15 में अलग अलग है, इतना वेरिएबल। और बताऊं, वो सब छोड़ो, मेरे पास क्रोमोसोम 15 या आपके पास क्रोमोसोम 15 दो बार है, होमोलॉगस क्रोमोसोम, उनमें भी अलग है भाई।
क्योंकि एक क्रोमोसोम 15 पापा से मिला है, एक क्रोमोसोम 15 मम्मी से मिला है, तो हुआ ना अलग अलग। इस हद तक अलग अलग है, तभी बोल रहा था वेरिएबल नंबर। सही है, मैं ये बोल रहा हूं वीएनटीआर का नंबर वेरिएबल है, पर्सन टू पर्सन, क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम, इवन इन होमोलॉगस क्रोमोसोम। सही है, इसी को तो कहते हैं कि वीएनटीआर शोज हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली मतलब मैनी, मॉर्फ मतलब फॉर्म, मैनी फॉर्म। अरे सीधा सीधा लो ना, वेरिएशन, सीधा सीधा बोलो वेरिएशन। VNTR shows high degree of variation and it is the basis of DNA fingerprinting। पता है बच्चों, हम सब में VNTR अलग अलग बार रिपीट हो रहा है। तो किसी ने कोई कांड किया, किसी ने कोई कांड किया, तो VNTR का नंबर सब में यूनिक है, उसके बेस पर वो पकड़ा जाएगा। यही है DNA फिंगरप्रिंटिंग। समझ रहे हो? लिख दे रहा हूं, फिर बोलोगे कुछ मिला नहीं। देखो यहां पर देखते जाओ, इस पॉइंट को यहां इंक्रीज बढ़ा रहा हूं। देखिए कितना वेरिएबल है नंबर ऑफ VNTR। नंबर ऑफ VNTR आर वेरिएबल फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू पर्सन अलग है, क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम अलग है, और एंड number of VNTR are also variable, are also variable even in same homologous chromosomes। क्रोमोसोम 15-15 में भी अलग है भाई, even in same homologous chromosome, even in same homologous chromosomes भी सेम है। इसी को मैं कहता हूं कि VNTR show high degree of polymorphism। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है वेरिएशन, हाई डिग्री ऑफ वेरिएशन दिखाते हैं, एंड इट इज द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। यही बेस है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, इट इज द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। यही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार है कि सब में VNTR का नंबर अलग अलग है, सब में अलग अलग है। सही है, हां बिल्कुल बिल्कुल। एनसीईआरटी भी तो लिखते हैं VNTR हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म दिखाते हैं, अलग अलग। यही है, इसी के बेस पर किसमें कितनी बार VNTR रिपीट कर रहा है, किसमें कितनी बार VNTR रिपीट हो रहा है, इसी बेस पर इंसान को पहचाना जाएगा। हां, आइडेंटिकल ट्विंस में, मोनोजाइगोटिक ट्विंस में सेम होगा नहीं। एक फादर मदर के जो बेबी होंगे, एक बेबी में तो देखो इसका कॉम्बिनेशन अलग है बच्चे, क्रॉसिंग ओवर रिकॉम्बिनेशन के कारण ना। आपको बताऊं, एक मेल पेरेंट में जो गैमीट बनते हैं बिकॉज ऑफ रिकॉम्बिनेशन, और फीमेल पेरेंट में जो गैमीट बनते हैं वो कई टाइप के बनते हैं बिकॉज ऑफ रिकॉम्बिनेशन। तो बच्चे भी अलग अलग कॉम्बिनेशन के होते हैं। हाँ, मोनोजाइगोटिक ट्विंस में सेम होगा। समझ गए मेरी बात? अच्छा ठीक है। अब सुनो बच्चों, सुनो ध्यान से, एनसीईआरटी की बात कर लेता हूं मैं। एनसीईआरटी क्या कह रही है? एनसीईआरटी क्या कह रही है उसकी बात कर लेते हैं। हां देखो, एनसीईआरटी क्या कह रही है उस पर बात करते हैं। देखो एनसीईआरटी बच्चों ये कह रही है कि साइज ऑफ VNTR जो होता है, ध्यान से समझना, उलझना नहीं। साइज ऑफ VNTR क्या होता है? 0.1 से 20 किलो बेस। अरे इंटू 1000 कर लो ना, किलो बेस है तो इंटू 1000 करो तो 100 टू 20,000 बेसिस होते हैं VNTR के। अब आप बोलोगे सर अभी आपने बोला कि VNTR में पर यूनिट 11 से 60 बेस पेयर लंबा है। अब आप ये साइज लिख रहे हो, क्या है भाई ये, क्या है ये? चलो जरा सुनो, ध्यान से समझना। इसको समझाने के लिए
मैं ये डायग्राम लेकर आ रहा हूं, ये वाला, एक सेकंड, हाँ ये तो हो ही गया है। साइज ऑफ वीएनटीआर बता दिया यहां पर। अच्छा ठीक है, मैंने अभी बताया था बच्चों कि वीएनटीआर का जो पर यूनिट साइज है, पर यूनिट साइज मैंने बोला था, देखो मान लो मैंने बोला था ए जी जी सी जी ए जी सी जी टी, 3 3 6 3 9 1 10 1 11, ये 11 बेस लंबा है। मैंने इसको रिपीट कर दिया था, मैंने बोला 1000 बार रिपीट कर दो, सी जी ए जी सी जी टी जी, इसको रिपीट करते रहो, 1000 बार रिपीट करो घर में बैठे बैठे, ए जी जी सी जी ए जी सी जी टी जी, ये रिपीट कर दिया। और मैंने बोला था इसके दाएं बाएं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कटने की साइट है ना, जी जी सी सी, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कटने की साइट है, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कटने की साइट है ना। मैंने बोला था एक HAE थर्ड एंजाइम ले लो, इसमें जो रेस्ट्रिक्शन साइट है HAE थर्ड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है, ये क्या है, एग्जाम्पल ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये डीएनए को कहां काटता है, जहां भी मिलेगा GGCC, है ना, ये ऐसे। अब सुनो ये मेरा ऊपर वाला पॉइंट, मैंने बोला था बच्चों पर यूनिट 11 से 60 बेस पेयर लंबा होगा। तो वहां पर जब मैं बात कर रहा हूं ना, तो एक यूनिट की बात कर रहा हूं, एक यूनिट की बात कर रहा हूं, 11 से 60 बेस पेयर, एक यूनिट 11 बेस का है, 11 बेस पेयर से 60 बेस पेयर लंबा है, ठीक है। अच्छा ठीक है, फिर ये क्या है सर, अरे भाई 11 बेस लंबा है ना, 1000 बार रिपीट कर दो, कितना बड़ा हो गया, 11000 बेस। जो देखो इस रेंज में आ गया या नहीं, इस रेंज में आ गया क्या, नहीं आया ना, सही है। तो बस यही कह रहा हूं, वहां पर जो मैंने शुरुआत में बोला वो पर यूनिट का साइज है, और यहां जो एनसीईआरटी कह रही है पूरे को मिलाकर है, सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, हर बच्चे को अपने पापा से आधे वीएनटीआर मिलेंगे, आधे मम्मी से मिलेंगे। क्या मतलब है इसका, अरे भाई पापा से कितने क्रोमोसोम मिले, 23, मम्मी से कितने मिले, 23। तो 23 क्रोमोसोम जो पापा से मिले हैं उसमें जितने वीएनटीआर थे वो किससे आए, आधे वीएनटीआर, 23 क्रोमोसोम में जितने वीएनटीआर वो पापा से आए, और मम्मी से जो 23 क्रोमोसोम मिले उनके वीएनटीआर किससे आए, मम्मी से आए। इसलिए तो बोलता हूं आधे वीएनटीआर पापा से मैच होंगे, आधे मम्मी से मैच होंगे, सही है, क्लियर, डन। और बच्चों तो मैं ये कह रहा हूं एवरी चाइल्ड receive half of VNTR from father and half from mother सही है। और सुनो तो बच्चों, सुनो जरा ध्यान से सुनना, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं ये कह रहा हूं बच्चों कि ये जो वीएनटीआर हैं हर बंदे में यूनिक है, मेरे नंबर ऑफ वीएनटीआर दुनिया में किसी से मैच नहीं होते। तो मैं ये बोल रहा हूं हर बंदे में वीएनटीआर का नंबर यूनिक है, तो वीएनटीआर की लंबाई भी तो यूनिक है ना बच्चों। ये वीएनटीआर भाई मेरे में 1000 बार रिपीट हो रहा है वीएनटीआर, तो मेरे वीएनटीआर की लंबाई इतनी है, सामने वाले में 500 बार रिपीट हो रहा है तो वीएनटीआर की लंबाई इतनी है। तो हर बंदे में वीएनटीआर की लंबाई यूनिक है ना, नंबर से ही तो लंबाई डिसाइड होगी वीएनटीआर की। वीएनटीआर का नंबर कम तो लंबाई कम, वीएनटीआर का नंबर ज्यादा तो लंबाई ज्यादा, सही है। तो देखो मैं क्या बोल रहा हूं, एक लाइन और लिख रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं बच्चों, नंबर ऑफ वीएनटीआर या लेंथ ऑफ वीएनटीआर, नंबर से तो लेंथ आएगा, नंबर ऑफ वीएनटीआर और लेंथ ऑफ वीएनटीआर इज स्पेसिफिक फॉर ईच इंडिविजुअल।
हर बंदे में नंबर ऑफ VNTR स्पेसिफिक है, तो नंबर से ही तो लेंथ आएगा, तो वो भी स्पेसिफिक हुआ। सही है? अच्छा ठीक है, आ जाओ इधर देखते हैं। अब मेरी बात आगे सुनिए आप ध्यान से। मैंने मान लो क्रोमोसोम 15 और 15 बनाए, ध्यान से सुनिएगा। क्रोमोसोम 15 और 15, मान लो ये दो अलग अलग बंदों के क्रोमोसोम 15 है, दो अलग अलग बंदों के क्रोमोसोम 15। ये जो लाइन बोल रहा था ना वो एक्सप्लेन कर रहा हूं। मान लो क्रोमोसोम 15 में एक बंदे में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार रिपीट हो रहा है। एक में नंबर ऑफ VNTR कितनी बार? 10 बार रिपीट हो रहा है। एक में 1 2 3 4 5 बार ही रिपीट हो रहा है। एक बंदे में 10 बार रिपीट हो रहा है, एक में 5 बार रिपीट हो रहा है। जस्ट एग्जाम्पल। सही है? आ जाओ ध्यान से सुनना। क्रोमोसोम 15 की बात करता हूं। सर ये क्या है? अरे फोटो में देखो ना अच्छे से, ये देखो। ये ऐसे देखो बच्चों, VNTR के दाएं बाएं क्या होता है? GGCC मान लो फॉर एग्जांपल, रेस्ट्रिक्शन साइट GGCC, रेस्ट्रिक्शन साइट है ना ये, तो रेस्ट्रिक्शन साइट। और 10 बार रिपीट हो रहा है, तो देखो ना, एक बार रिपीट हो रहा है, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार 9 बार 10 बार रिपीट हो रहा है। एक बंदे में क्रोमोसोम 10 में ये VNTR 10 कॉपी है। सर एक ब्लॉक का क्या मतलब है? अरे एक ब्लॉक का मतलब है एक यूनिट, एक ब्लॉक का मतलब है एक यूनिट। सही है? आ जाओ दूसरे बंदे का क्रोमोसोम 15 पढ़ते हैं। आ जाओ, दूसरे बंदे का क्रोमोसोम 15 पढ़ा तो दाएं बाएं तो रेस्ट्रिक्शन साइट है GGCC। ये देखो GGCC। अब 5 ही बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4, अब 5 बार रिपीट हो रहा है, बस 5 बार रिपीट हो रहा है। अच्छा ये हो गया। तो ये GGCC तो भाई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कटने की साइट है, रेस्ट्रिक्शन साइट है। और ये 5 कॉपी VNTR है। दूसरे बंदे में 10 बार VNTR है। तो मैं यही तो बोल रहा हूं, हर बंदे में VNTR का नंबर, हर बंदे में VNTR का नंबर यूनिक है, स्पेसिफिक है, तो लेंथ भी यूनिक है। सही है? ओके ठीक है। अब आगे सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, कुछ अलग बताने जा रहा हूं, इसी से सब कुछ होने वाला है। देखो बच्चों, चलो इन दोनों VNTR को सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटता हूं। किससे काटता हूं? सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। कट बाय सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, कट बाय सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, कट बाय सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटना है बच्चों। तो जब सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटोगे, मान लो HAE थर्ड से काट रहा हूं, किससे काट रहा हूं? HAE थर्ड से। याद है GGCC के बीचों बीच काटेगा। तो देखो जरा, ये यहां से कटा, ये यहां से कटा। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटने पर क्या हुआ? क्या हुआ? इधर का GG अलग हो गया, उधर का CC अलग हो गया, इधर का GG अलग, उधर का CC अलग, बाकी हिस्सा आपको मिल गया यहां से यहां तक। ये यहां से यहां तक। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटने पर जो टुकड़ा मिलता है उसे कहते हैं रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटने पर जो टुकड़ा मिलता है बच्चों, उसे कहते हैं रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट। क्या बोलते हैं? रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट। ठीक है? इधर भी तो काटा है GG, अरे सेम एंजाइम से काटा है ना यार, HAE थर्ड से, तो GGCC के बीचों बीच ही तो कटेगा। तो इधर कितना बड़ा टुकड़ा मिला? इतना बड़ा मिला। रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट ही तो बोलेंगे। आपको दिखाई दे रहा है क्या बच्चों? जब एक ही बंदे के DNA थे, वो तो बता चुका। अब मैं क्या बोल रहा हूं, दो बंदों के DNA को मैंने सेम एंजाइम से काटा, दो बंदों के DNA को सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटा, तो आपको नहीं लग रहा कि दोनों बंदों में रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट की लंबाई अलग अलग है? अरे इसी बेस पर तो क्रिमिनल पकड़े जाएंगे, क्योंकि दोनों बंदों में
आरएफ रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट की लंबाई अलग अलग होगी। अरे इसी को तो बच्चों कहते हैं, इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, RFLP। कुछ लोग कमेंट भी कर रहे हैं, RFLP, रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। क्या कहते हैं, रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, ये कहते हैं। अरे डेफिनेशन लिख रहा हूं, देखो, व्हेन जीनोम, बोले तो डीएनए, जीनोम ना लिखो, डीएनए लिख लो। व्हेन जीनोम ऑफ टू इंडिविजुअल्स, या बोलो व्हेन डीएनए ऑफ टू इंडिविजुअल्स आर कट by using same restriction enzyme, cut by using same restriction enzyme। तो क्या हुआ था, लेंथ ऑफ, जब सेम एंजाइम से काटा तो लेंथ ऑफ रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट, दोनों बंदों में अलग अलग आई ना, लेंथ ऑफ रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट, length of restriction fragment is different for both individuals, for both individuals। फिर से बोलता हूं, ध्यान देना, जब दो बंदों के डीएनए को मैंने सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटा, पॉलीमॉर्फिज्म मतलब वेरिएशन समझो बच्चों सरल भाषा में। अब मैं बोल रहा हूं, जब दो बंदों के डीएनए को मैंने सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटा तो दोनों बंदों में रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट की लंबाई अलग अलग आ रही है। अरे इसी को तो कहते हैं रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट की लंबाई में वेरिएशन। सिंपल। अरे लोग पता नहीं इस टॉपिक में उलझे रहते हैं, जबकि सिंपल है। जब दो बंदों के डीएनए को काटा, दोनों बंदों में रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट की लंबाई अलग अलग है, इसी को कहते हैं रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट की लंबाई में वेरिएशन। सिंपल, सही है, ठीक है। और ये चैटिंग वालों पढ़ लो, मकसद नीट 2026 हो तो फिर कभी और कहे तो फिर तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि आजकल तो नीट तो भाई अलग अलग लेवल पर लोग निकाल रहे हैं, है ना। तो ध्यान दे लो भाई, ठीक है बच्चों। RFLP हो गया। अब सुनिए आगे की बात करते हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल, मकसद नीट 2026 यही है और कुछ नहीं। अब बच्चों ये बात तो हो गई, मतलब क्रिमिनल को कैसे पहचानेंगे, रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट की लंबाई से, सही है। अब एक चीज आपको उलझाने के लिए दे रहा हूं, लेकिन मैं सुलझाऊंगा। सुनिएगा, मैं ये कहना चाह रहा हूं बच्चों कि रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट की लंबाई अलग अलग होती है, बिल्कुल सही है, लेकिन दो केस में सेम होगी। रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट की का जो पैटर्न है इज सेम, दो बंदों में रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट की लंबाई अलग ही रहेगी, लेकिन दो केस में सेम आएगी बच्चों। ध्यान से सुनना, एनसीईआरटी लेकर आ रहा हूं। दो केस में, एक तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस, अगर एक ट्विन ने मर्डर किया तो दूसरा भी पकड़ा जा सकता है, क्योंकि दोनों के डीएनए फिंगरप्रिंट तो सेम ही आएंगे। कई लोग मुझे मोनोजाइगोटिक ट्विंस की बात कर रहे थे, क्या है बता देता हूं। अरे भाई वीएनटीआर के बाद वो जो रेस्ट्रिक्शन साइट का थोड़ा सा टुकड़ा जुड़ गया ना बच्चे, आशुतोष, उसी को रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा सुनो, मोनोजाइगोटिक ट्विन ये है बच्चों, ध्यान से सुनो, एक स्पर्म और एक ओवम फर्टिलाइज हुए, क्या बना, जाइगोट बन गया। अब ये जो जाइगोट बना बच्चों, इसके डिवीजन से दो सेल बन गई, माइटोसिस, दो सेल बन गई। अरे दोनों का डीएनए सेम होगा ना जाइगोट जैसे, इनसे बच्चे डेवलप हो गए, एक ही जाइगोट से डेवलप हुए हैं तो बिल्कुल सेम होगा। अरे ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से पकड़े ही नहीं जाएंगे, एक ने क्राइम किया दूसरा भी फंस सकता है, सही है। वही पुलिस की 3rd डिग्री टॉर्चर, नार्को एनालिसिस, तरह तरह की चीजें वहां से हो जाएगा, समझ गए। हां अब समझो मेरी बात, एक और केस जो कि आपको उलझा सकता है, अलर्ट रहिएगा,
अलर्ट रहिएगा बच्चे। मेरी यहां की सेल ले लो या यहां की सेल ले लो। हाँ, एक ने सही लिखा, गोपी की जगह किशन पकड़ा जाएगा। चलो इधर सुनो। फ्रेटर्नल ट्विंस का मतलब है बच्चे, कभी कभी ना मिशान फीमेल के एक साइकिल में 2 ओवम रिलीज हो जाते हैं। 2 ओवम रिलीज हो जाते हैं, 2 ओवम रिलीज हो गए और उन दोनों ओवम को 2 अलग अलग स्पर्म ने फर्टिलाइज किया, तो 2 अलग अलग जाइगोट बने ना यार। तो ऑब्वियस है वो अलग होंगे, डाइजाइगोटिक या फ्रेटर्नल ट्विंस। सही है। अच्छा, मोनोजाइगोटिक जेंडर सेम होगा। अगर जाइगोट XX था तो ये दोनों सेल भी तो XX ही हैं, दोनों बेटियां होंगी। अगर XY था तो दोनों बेटे होंगे। मोनोजाइगोटिक ट्विन फिक्स है, या तो दोनों बेटे होंगे या तो दोनों बेटियां होंगी। डाइजाइगोटिक में कुछ भी हो सकता है। सही है। अच्छा बच्चों, अब इधर आओ आप, मैं जो बता रहा हूं वो समझो आप। मैं बोल रहा हूं मेरी यहां की सेल ले लो या यहां की सेल ले लो, डीएनए फिंगरप्रिंट सेम आएगा। और भाई जिसने क्राइम किया पता नहीं उसका कहां का डीएनए सेल छूट गई, लेकिन फॉरेंसिक वाले तो ब्लड सैंपल ले लेंगे या कहीं की भी सेल ले लेंगे, डीएनए फिंगरप्रिंट सेम आएगा। सर कैसे? इधर ध्यान से सुनिए, इनको ध्यान से सुनिएगा। हाँ बिल्कुल सेम रहेगा, ध्यान से सुनिए। देखो बच्चों, मेरी लाइफ स्टार्ट हुई थी जाइगोट से, ठीक है। मेरे क्रोमोसोम 15 और 15 में वीएनटीआर का नंबर अलग था। एक में मान लो 50 वीएनटीआर थे, एक में 100 कॉपी था, एक में 50 और 100। जाइगोट से ही तो आया था ना। जाइगोट में मेरे पास क्रोमोसोम 15 और 15 दो थे, एक में 50 वीएनटीआर, एक में 100 वीएनटीआर। अरे तो जाइगोट से ही तो मेरी पूरी बॉडी सेल बनी है। मेरी हर बॉडी सेल में क्रोमोसोम 15 और 15 में वीएनटीआर का नंबर सेम होगा। तभी एनसीईआरटी लिखती है डिफरेंट टिश्यूज ऑफ सेम पर्सन शोज सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। उलझ गए क्या? फिर से बोल देता हूं। मैं ये बोल रहा हूं भाई, जाइगोट से मेरी लाइफ स्टार्ट हुई थी। जाइगोट में मेरे क्रोमोसोम 15 वीएनटीआर अलग था। मैंने बोला होमोलोगस क्रोमोसोम में अलग होगा, क्योंकि एक 15 पापा से आया, एक मम्मी से आया, अलग अलग है। सही है। लेकिन मैं बोल रहा हूं जाइगोट से ही तो हर बॉडी सेल आई है, तो बॉडी की कहीं की भी सेल ले आओ, क्रोमोसोम 15 में इतने ही वीएनटीआर होंगे। तो एक ही बंदे की 2 अलग अलग सेल में भी आरएफएलपी पैटर्न सेम होगा। ट्विन पढ़ेंगे बच्चों, पेडिग्री एनालिसिस के दौरान बताऊंगा, है ना सचिन? ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले देखो जरा, दूसरा केस क्या बोला मैंने? दूसरा केस बोला 2 डिफरेंट सेल्स ऑफ सेम पर्सन, 2 डिफरेंट सेल्स ऑफ सेम पर्सन। ठीक है, ओके। अब बच्चों एनसीईआरटी आगे बढ़ाता हूं, ठीक है, एनसीईआरटी बढ़ाता हूं आगे। एनसीईआरटी ने बच्चों डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टॉपिक के अंदर डिस्कस किया है डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। क्या डिस्कस किया है? डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली मतलब मैनी, मॉर्फ मतलब फॉर्म, मैनी फॉर्म मतलब वेरिएशन, सिंपल। तो क्या मैं डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म को, क्या मैं इस एनसीईआरटी में इसको ऐसे डिफाइन करूं क्या? वेरिएशन और डिफरेंस, वेरिएशन और डिफरेंस इन बेस सीक्वेंस, वेरिएशन और डिफरेंस इन बेस सीक्वेंस ऑफ डीएनए इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स, डिफरेंट इंडिविजुअल्स। अरे 2 अलग अलग लोगों के सबके विजिबल है मैसेज, ठीक है। अच्छा आ जाओ। हाँ ध्यान से, अब मैं बोल रहा हूं बच्चों, मैं ये बोल रहा हूं कि वेरिएशन या डिफरेंस होना बेस सीक्वेंस ऑफ डीएनए, अलग अलग लोगों में डीएनए के सीक्वेंस में थोड़ा थोड़ा अंतर है, इसी को क्या बोलते हैं? डीएनए में वेरिएशन। लेकिन ये वेरिएशन आया कैसे भाई? ड्यू टू म्यूटेशन। एनसीईआरटी है अराइजेस ड्यू टू म्यूटेशन। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म किससे आता है बच्चों? म्यूटेशन से। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेता हूं, वो भी एनसीईआरटी। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेता हूं और वो भी एनसीईआरटी से, लेकिन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से लेकर आ रहा हूं, वहां नहीं समझाऊंगा, अभी समझ लो।
एक एग्जाम्पल दे रहा हूं डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म का, SNP। बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल है, तगड़े से समझेंगे, एनसीईआरटी है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। बच्चों देखो ना, आजकल पब्लिक के पास इतना टाइम नहीं है कि SNP भी बोल पाए। चैटिंग तो खेल लेंगे, लेकिन SNP नहीं बोला जाता लोगों से, SNP नहीं बोला जाता। तो पता है लोग क्या बोलते हैं, प्रोनाउंसिएट करते हैं इसको स्निप। क्या प्रोनाउंसिएट कर देते हैं, स्निप। अरे SNP बोलने में टाइम लगता है, SNP टाइम लग रहा है, स्निप एक फ्लो में बोल दिया तो स्निप बोल देते हैं। सही है। अब ये SNP क्या है, अरे नाम से ही सब छुपा हुआ है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड में वेरिएशन, सिंगल न्यूक्लियोटाइड में वेरिएशन। आ जाओ पढ़ते हैं SNP। देखो बच्चे, इसको डिफाइन कर रहा हूं मैं, वेरिएशन वही ऊपर वाले जैसा ही, वेरिएशन और डिफरेंस इन, वेरिएशन और डिफरेंस इन एक सेकेंड, ये हटा दूं, ये भी हटा दूं। वेरिएशन और डिफरेंस इन सिंगल बेस ऑफ डीएनए इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स, एक सेकेंड, इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स। तो सुनिएगा, मैं एग्जाम्पल लेता हूं, मैं ऐसे नहीं समझ में आएगा भाई, एग्जाम्पल लेते हैं। तो आ जाओ एग्जाम्पल लेते हैं। देखो बच्चों, ये क्रोमोसोम 10 है, ये क्रोमोसोम 10 है, मान लो किसी का। क्रोमोसोम 10 में यहां पर इंडिविजुअल 1 में क्रोमोसोम 10 में यहां पर इंडिविजुअल 1 में सीक्वेंस है AGTCGTCGAGTCGAT, ये इंडिविजुअल 1 का सीक्वेंस है। अब दूसरे का देखें, इसी जगह पर बच्चे इंडिविजुअल 2, अरे राम श्याम ले लो भाई, सोनू मोनू ले लो, इंडिविजुअल 2 का सीक्वेंस देखो जरा, AGTGGTCGAGACGAT। आपको नहीं लग रहा इन दोनों बंदों में, क्रोमोसोम 10 और 10 में यहां पर सीक्वेंस बिल्कुल सेम है? हाँ, लेकिन कहीं कहीं पर एक एक बेस का अंतर है। आ जाओ देखो ना, यहां और यहां एक बेस का अंतर है, बाकी सेम चल रहा है ना। इसी तरह यहां पर एक बेस का अंतर है, बस यही है ना। तो बच्चों, ये जो एक एक बेस का अंतर है, इसी को कहते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड में वेरिएशन, एक एक बेस का अंतर। अरे मैं तो ये भी बोलता हूं, SNP के कारण तरह तरह की, हाँ एक ने बढ़िया एग्जांपल दिया, मोदी एंड शाह, वाह क्या बात है। अब सुनिए मेरी बात, मैं बोल रहा हूं कि मैं तो कहता हूं SNP के कारण तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं। एग्जांपल दूं? आ जाओ। मैं कहता हूं बच्चों, ड्यू टू SNP वेरियस डिजीजेस में बी कॉज्ड। HGP में है इसके बारे में भी बात, वेरियस डिजीजेस में बी कॉज्ड। क्या आपको याद है कि सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है? सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है? एक बंदे का DNA सीक्वेंस CTC था, ठीक। अब नॉर्मल बंदे का है, अब बीमार वाले बंदे में क्या है? CAC। ओ भाई, एक बेस का ही तो अंतर है, एक बेस का ही तो अंतर है, और एक बेस में अंतर होने से बीमारी आ गई। पढ़ेंगे बीमारी जेनेटिक्स में, चिंता ना करें, अगला चैप्टर बहुत जल्दी शुरू होगा, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वाला। सही है। तो बच्चों, एक बेस में अंतर आने से बीमारियां तक हो सकती है, ये एनसीईआरटी है, ठीक है। अब बच्चों अब मैं कुछ लिख नहीं रहा हूं, सुना रहा हूं एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में बच्चों लिखता है, ध्यान से सुनिएगा। एनसीईआरटी, पानी पी लेते हैं यार, फिर एनसीईआरटी आगे कंटिन्यू करते हैं। बहुत तगड़ी लाइन लेकर आ रहा हूं, उड़ जाता है लोगों से लाइन वो। और ये भी कि
लाइन तो उड़ी जाती है, हवा ही नहीं लगती एनसीईआरटी में। क्या मतलब है ये भी तो बताना है कि 98% से ज्यादा नॉन फंक्शनल डीएनए लेकर क्यों घूम रहे हो। एक ने लिखा है मैं 12th में हूं, कैन आई क्रैक नीट। बिल्कुल कर सकते हैं, 250 दिन बहुत होते हैं। बस पूरी दुनिया से गायब हो जाओ, सिर्फ क्लास करो और सिर्फ पढ़ाई करो। दुनिया में किसी को नहीं पता होना चाहिए कि आप हो दुनिया में, और फिर नीट देने के बाद निकलो बाहर। सही है? ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, पेज नंबर बता दूं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जिस पेज में स्टार्ट हुआ है, सही है? अरे मतलब पुरानी एनसीईआरटी है तो 121 पेज, आखिरी की 2 लाइन, और नई एनसीईआरटी है तो आई थिंक 105 पेज, 105 आखिरी की 2 लाइन और अगले पेज की 1 लाइन। ठीक है, चलो देखो। एनसीईआरटी कहती बच्चों, अगर म्यूटेशन सोमैटिक सेल में हुआ तो इनहेरिट नहीं होगा। अपन यही जानते हैं जर्म सेल में होने वाला म्यूटेशन इनहेरिट होता है, सेक्स सेल में म्यूटेशन हुआ तो इनहेरिट होगा। लेकिन एनसीईआरटी कहीं कहीं पर बहुत स्पेसिफिक बात करती है। क्या स्पेसिफिक बात कर रही है एनसीईआरटी? एनसीईआरटी कह रही है जर्म सेल में म्यूटेशन हुआ, लेकिन उस म्यूटेशन के कारण उसके रिप्रोडक्शन की एबिलिटी खत्म हो गई, सीरियसली डैमेज हो गया उसकी रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी। अरे तो फिर तो उसके बच्चे ही नहीं होंगे भाई, फिर इनहेरिट कैसे होगा? इसीलिए एनसीईआरटी कहती है कि जर्म सेल में म्यूटेशन हो और उस म्यूटेशन से उसकी रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी सीरियसली इंपेयर ना हो, मतलब सीरियसली अफेक्ट ना हो, तब जाकर जर्म सेल में होने वाला म्यूटेशन इनहेरिट होगा। सही है? हो गया ये? आगे बच्चे अगले पेज में आ जाओ। मेरा कहने का मतलब वही है, डीएनए फिंगरप्रिंट जहां शुरू है उसके बाद वाला पेज, फर्स्ट पैराग्राफ। ऊपर की 1-2 लाइन अभी छोड़ दो, 0.01 वाली वो बाद में समझाता हूं, उसके आगे का संभालते हैं। बच्चों ये म्यूटेशन होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा कहां है? बोलो भाई, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी हो सब बोल डालो। म्यूटेशन होने के चांस ज्यादा कहां है, फंक्शनल डीएनए में या नॉन फंक्शनल डीएनए में? बिल्कुल हो सकता है उससे, टेंशन ना लो। बोलो भाई, ज्यादा म्यूटेशन होने के चांस कहां है, फंक्शनल डीएनए में या नॉन फंक्शनल डीएनए में? बोल डालो फटाफट, फिर मैं बताता हूं। फटाफट, फास्ट बोलो भाई, फास्ट। नॉन फंक्शनल, ओ भाई मेरे गाड़ी के पीछे क्यों पड़ा है कपिल? हाँ, नॉन फंक्शनल। इधर वालों तुम लोग भी बोलो नॉन फंक्शनल। ठीक है, बिल्कुल सही है। सुनो मेरी बात, नेचर म्यूटेशन क्यों करा रहा है? अगर भाई फंक्शनल डीएनए में म्यूटेशन होगा तो फिर तो बीमारी हो जाएगी ना, इवॉल्व कहां होगा वो, नई स्पीसीज कहां बनेगी, मर जाएगा वो। तो नेचर म्यूटेशन ज्यादा कहां कराता है? नॉन कोडिंग, नॉन फंक्शनल डीएनए में। क्यों? क्योंकि अगर नॉन फंक्शनल डीएनए में म्यूटेशन है, अगर म्यूटेशन है समझना मेरी बात, नॉन फंक्शनल डीएनए में म्यूटेशन अगर होगा तो ना तो उस बंदे के फिनोटाइप पर कोई फर्क पड़ेगा, ना रिप्रोडक्टिव एबिलिटी पर फर्क पड़ेगा, बल्कि ये म्यूटेशन जनरेशन आफ्टर जनरेशन इनहेरिट होता रहेगा। समझ रहे हो? पूरी बात क्लियर कट। एनसीईआरटी कहती है प्रोबेबिलिटी ऑफ वेरिएशन और डिफरेंसेस इन नॉन कोडिंग डीएनए सीक्वेंस इज हायर। नॉन फंक्शनल डीएनए में होने वाला म्यूटेशन, नॉन फंक्शनल डीएनए में म्यूटेशन होने के चांस ज्यादा हैं। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टली ना तो फिनोटाइप, अरे नॉन फंक्शनल डीएनए में हो रहा है ना भाई,
तो ना तो फिनोटाइप पर फर्क पड़ेगा ना रिप्रोडक्टिव एबिलिटी पर। और सच म्यूटेशन कीप ऑन एक्यूमुलेटिंग जनरेशन आफ्टर जनरेशन एंड फॉर्म वन ऑफ द बेसिस ऑफ डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। अरे डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म में डीएनए में कितना बदलाव आएगा, तो एनसीईआरटी कहती है रेंज होता है, एक न्यूक्लियोटाइड से लेकर बड़े लेवल तक म्यूटेशन हो सकता है। एक न्यूक्लियोटाइड में बदलाव से लेकर बड़े लेवल तक चेंज हो सकता है डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म में। लेकिन सर ये क्या बोल रहे थे आप, सुनिए एग्जाम्पल लेता हूं। आपके दादाजी, सभी बच्चों ध्यान से, दादाजी की बात हो रही है। आपके दादाजी आपके खानदान में जितना नॉन फंक्शनल डीएनए में म्यूटेशन हुआ था सब लेकर घूम रहे थे, प्लस उनकी लाइफ में भी नॉन फंक्शनल डीएनए में म्यूटेशन हुआ, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि नॉन फंक्शनल डीएनए ना तो फिनोटाइप पर फर्क ना रिप्रोडक्टिव एबिलिटी पर फर्क। समझ रहे हो, नॉन फंक्शनल डीएनए में म्यूटेशन हो रहा है। अब दादाजी में जितना हुआ म्यूटेशन वो सारा कहां गया, आपके पापा जी में। तो पापा जी आपके जितना भी आपके खानदान में नॉन फंक्शनल डीएनए में म्यूटेशन हुआ है सारा लेके चल रहे हैं, प्लस उनकी लाइफ में भी हुआ नॉन फंक्शनल डीएनए म्यूटेशन, वो सब आप में आ गया। तो आपको नहीं लग रहा जनरेशन आफ्टर जनरेशन नॉन फंक्शनल डीएनए का म्यूटेशन इकट्ठा होता जा रहा है? हो सकता है 1000-2000 जनरेशन में नॉन फंक्शनल डीएनए में इतना ज्यादा म्यूटेशन एक्यूमुलेट हो जाए कि कोई नॉन फंक्शनल पार्ट फंक्शनल हो जाए, एक नई जीन इवॉल्व हो जाए, एक नया कैरेक्टर आ जाए। तो आपको नहीं लग रहा एक नई स्पीसीज बन जाएगी? समझ रहे हो, 1000-2000 जनरेशन ऐसे ही नॉन फंक्शनल डीएनए में म्यूटेशन होता चला जाए और धीरे धीरे ये नॉन फंक्शनल डीएनए हो सकता है कोई पार्ट 1000-2000 जनरेशन बाद फंक्शनल हो जाए, एक नई जीन आ गई, एक नया कैरेक्टर आ गया, एक नई स्पीसीज आ जाए। अरे तभी तो एनसीईआरटी लिखती है डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म लीड टू एवोल्यूशन एंड स्पीशिएशन। इवॉल्व हो जाएगा ऑर्गेनिज्म, एक नई स्पीसीज बन जाएगी। अब समझ में आया नॉन फंक्शनल डीएनए क्यों लेकर घूम रहे हो इतना सारा? टू प्रोवाइड स्कोप फॉर एवोल्यूशन एंड स्पीशिएशन। ये जो नॉन फंक्शनल डीएनए है इसमें बदलाव होने दो, होने दो, होने दो। हो सकता है उससे आगे चलकर एक नई स्पीसीज बन जाए, इसलिए नॉन फंक्शनल डीएनए लेकर घूम रहे हैं हम। सही है? तो बच्चों डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म के रोल कोई पूछे क्या क्या बताओगे? एक तो बता दिया डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में काम आएगा, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म और कहां काम आएगा? एवोल्यूशन में, स्पीसीज बनाने में, स्पीशिएशन में। एक और बताओ जेनेटिक मैपिंग, कौन सी जीन कहां है? भाई हर जीन का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है, ये भी तो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म है, हर जीन का अलग अलग सीक्वेंस है। सही है? तो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में पढ़ रहा हूं, मुझे पता चल गया ये जीन ए है, मैं एक पर्टिकुलर सीक्वेंस पढ़ रहा हूं, पता चला जीन बी है, तो कौन सी जीन कहां है ये भी तो बता सकता हूं। तो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म के 4 रोल। पहला क्या बोला? एवोल्यूशन। दूसरा स्पीशिएशन, अच्छे से एनसीईआरटी के साइड में लिख के रखो। रोल ऑफ डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, पहला एवोल्यूशन, दूसरा स्पीशिएशन, तीसरा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, चौथा जेनेटिक मैपिंग। समझ में आ गई बात? एनसीईआरटी का फर्स्ट पैराग्राफ बता चुका हूं, अगले पेज में जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बाद है। हाँ, ऊपर का कुछ पॉइंट बचा है बच्चे, वो बताना चाह रहा हूं। एक पॉइंट बचा है, मैंने छोड़ रखा है, बहुत बढ़िया लिखा है, उसको मॉडिफाई करके समझाता हूं, फिर भी लोगों की हवा निकल जाती है। आओ मॉडिफाई करके लिखता हूं, समझ में आ जाए शायद। बच्चों, इफ frequency of allelic sequence variation। हाँ, एनसीईआरटी में उसके ऊपर देखना। हाँ, जेनेटिक मैपिंग मतलब जीन मैपिंग बच्चे, क्रोमोसोम में कौन सी जीन कहां है,
हमें जीन का सीक्वेंस पता है। मान लो मैं पढ़ रहा हूं AGTCGAG, मुझे पता है ये जीन ए का सीक्वेंस है, तो जैसे मैंने AGTCAG ये पढ़ा, पता चल गया यहां पर जीन ए है। मैंने दूसरा सीक्वेंस, अच्छा ये तो जीन बी है, तो जीन बी यहां पर है, लोकेट कर सकता हूं कौन सी जीन कहां है। सही है। अब इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिलिक सीक्वेंस वेरिएशन, आपको नहीं लगता बच्चे एलील इज डीएनए सीक्वेंस? डीएनए सीक्वेंस, तो मैं एलिलिक सीक्वेंस वेरिएशन की जगह बच्चों लिख रहा हूं डीएनए बेस सीक्वेंस वेरिएशन। डीएनए बेस सीक्वेंस वेरिएशन, एलिलिक सीक्वेंस वेरिएशन, या बोलो डीएनए बेस सीक्वेंस वेरिएशन। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं बच्चे एवोल्यूशन लीड टू स्पीशिएशन। इसी तरह इवॉल्व जब होगा तब ना नई स्पीसीज बनेगी, एवोल्यूशन का रिजल्ट है स्पीशिएशन। ठीक है। अच्छा देखो बच्चों, एलील मतलब डीएनए सीक्वेंस, तो मैंने उसको लिख दिया, तीसरा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग था। अच्छा, फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिलिक सीक्वेंस वेरिएशन या डीएनए बेस्ड सीक्वेंस वेरिएशन इज ग्रेटर देन 0.01, इज ग्रेटर देन 0.01। ध्यान से समझिएगा, ये ना पता चलता लोगों को। 0.01 को परसेंट में बदलूं बच्चों, ग्रेटर देन 0.01, अरे इंटू 100 कर लो, तो आपको नहीं लग रहा मोर देन 1% आ जाएगा। then it is referred as DNA polymorphism, then it is referred as, मतलब डीएनए में चेंज हुआ, हर बार डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म नहीं कहेंगे। डीएनए में चेंज हुआ हर बार उसे डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म नहीं कहेंगे। अरे चलो एक और तरीके से लिखता हूं, new allele is considered if it appear in every generation, with frequency greater than 0.01। अरे मतलब वही मोर देन 1%। अच्छा बच्चों, लिख तो दिया एनसीईआरटी, थोड़ा संभालिए एनसीईआरटी, बहुत प्यारा लिखा, सिंप्लीफाई करके लिखा हूं मैंने एनसीईआरटी से, फिर भी ना हवा लग रही। अब समझो मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से समझना। मैं ये बोल रहा हूं बच्चों, ध्यान से, शीतल अभी इसी चैप्टर के हिसाब से बात करें ना बच्चा, बाकी बाद में हार्डी-विनबर्ग जेनेटिक्स में मैं भी बात करूंगा। ठीक है, ठीक है। आइए बच्चों, मैं ये कह रहा हूं डीएनए में एक बदलाव हुआ। ठीक है, डीएनए में बदलाव हुआ, डीएनए के सीक्वेंस में बदलाव हुआ, या बोलो एलील के डीएनए सीक्वेंस में बदलाव हुआ। अच्छा चलो ठीक है, मैं दो लोगों के नाम ले लेता हूं। किसका ले लेता हूं नाम, एक आयुष है, एक उत्सव। चलो दो लोग हैं। मान लो उत्सव के डीएनए में कोई बदलाव हुआ, उसी जगह पर अभिजीत के डीएनए में भी, लोकस मतलब लोकेशन, पोजीशन। ठीक है, उत्सव के डीएनए में कहीं पर बदलाव हुआ, अभिजीत के डीएनए में भी वहीं पर बदलाव हुआ। ठीक है, दो लोगों के डीएनए में। अच्छा, आलम के डीएनए में भी बदलाव हुआ, सेम, इससे डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म नहीं कहूंगा। अरे 2-3 लोगों के डीएनए में बदलाव हुआ, उसे डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म नहीं कहूंगा बच्चों। नहीं बोलूंगा कि डीएनए ने अपना एक रूप बना लिया, एक नया फॉर्म डेवलप कर लिया। डीएनए का नया फॉर्म मतलब एलील। डीएनए में दो, बच्चे पढ़ेंगे जेनेटिक्स में एलील क्या होता है, अभी तो डीएनए समझ ले तू, है ना। नहीं पढ़ा क्या कभी प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस जेनेटिक्स? जीन का फॉर्म होता है बच्चे, नहीं पता है तो रहने दे, अभी अगला टॉपिक जब आएगा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस तो आ जाएगा। ठीक है, अभी तू डीएनए समझ। मैं बोल रहा हूं इन 2 लोगों में, 3 लोगों में डीएनए में एक बदलाव हुआ सेम जगह पर, इसे डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म नहीं बोलूंगा। नहीं बोलूंगा कि डीएनए ने अपना एक नया रूप बना लिया, डीएनए ने एक नया एलील बना लिया, नहीं बोलूंगा, बल्कि बोलूंगा इनका डीएनए म्यूटेट हो गया, बस, और कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन अगर ये बदलाव जो इन लोगों में हुआ है, यही बदलाव अगर डीएनए में मोर देन 1% लोगों में हो और हर जनरेशन में दिखे, तो बोलेंगे डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। क्या बोला? डीएनए में बदलाव हुआ
अब मोर देन 1% लोगों में हुआ, एक आध दो में होने से नहीं बोलेंगे, बल्कि उनका डीएनए म्यूटेट हो गया ये बोलेंगे। तो बच्चों डीएनए में कहीं पर चेंज हुआ और मोर देन 1% ऑफ द पॉपुलेशन में सेम बदलाव हुआ, तो क्या बोलेंगे? डीएनए ने अपना एक नया रूप डेवलप कर लिया। डीएनए ने अपना एक नया रूप मतलब एक नया एलील डेवलप हो गया। समझ रहे हो? यही लिखा है। तो हर डीएनए में बदलाव को पॉलीमॉर्फिज्म नहीं बोलना है। जब वो थोड़ा लार्ज स्केल में हो, मोर देन 1% लोगों में हो और हर जनरेशन में हो, तब बोलेंगे डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, और तब बोलेंगे डीएनए ने अपना एक नया रूप बना लिया, मतलब एक नया एलील बना लिया। देखो जरा, if frequency of DNA based sequence variation greater than 1% है तो बोलेंगे डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। दूसरा देख लो, नया एलील तभी माना जाएगा, नया एलील तभी माना जाएगा जब वो अपीयर हो हर जनरेशन में मोर देन 1%। समझ में आ गया? हाँ, कुछ लोगों के कमेंट आ रहे हैं पॉपुलेशन में। अब लोग बोल रहे हैं समझ में आ रहा है। एनसीईआरटी है भाई, एनसीईआरटी लिखी ही इस तरह गई है कि जो पढ़े लिखे उसी का सिलेक्शन हो, कम पढ़े लिखे लोगों का नहीं होना चाहिए, नहीं फिर वो डॉक्टर बन के भी क्या करेंगे। सही है? ठीक है बच्चों, तो ये हो गया। अच्छा बच्चों सुनो, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के सारी बात तो कर चुका मोहम्मद अतीक। अब सुनो मेरी बात, अब मैं ये बोल रहा हूं बच्चों, अब हमें पढ़ना है मेथड ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अरे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कैसे करते हैं भाई? एक दो स्टेप तो देख ही लो यार, पूरा तो नहीं हो पाएगा, कुछ स्टेप तो देख ही लो। अगली क्लास में रिकैप करेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। सही है? आ जाओ। अब क्रिमिनल ढूंढने चल रहे। हाँ, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का एग्जांपल दे देता हूं बच्चों, आपको भी याद रहे, ताकि बोला था ना डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से पैटर्निटी टेस्ट करते हैं, पैटर्निटी टेस्ट करते हैं, है ना? तो पैटर्निटी टेस्ट में बच्चों आधे वीएनटीआर किससे मैच होंगे? पापा से, आधे मम्मी से। सही है? तो एक पॉलिटिकल केस हुआ था, किसी को याद है नाम नेताजी का? कौन नाम लेगा कमेंट में? अरे किसी को तो याद, यूपी के चीफ मिनिस्टर थे पुराने, नाम नहीं याद है किसी को भी। क्या यार, देश दुनिया से बेखबर रहते हो तुम लोग, नहीं याद है? नहीं यार, यूपी के चीफ मिनिस्टर थे पुराने। अच्छा मैं बोलता हूं, सुनो, आ जाओ। एक यूपी के चीफ मिनिस्टर थे पहले, एनडी तिवारी। सही है? एक लेडी ने क्लेम किया था कि उनका जो बेटा है उसके पिताजी एनडी तिवारी हैं, नेताजी। तो उन्होंने तो मना कर दिया, फिर बाद में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हुई। सही है? कोर्ट से ऑर्डर आया, देना पड़ा डीएनए सैंपल, चेक किया तो हाँ बिल्कुल। तो भाई बोला ना, आधे बैंड पापा से आधे बैंड मम्मी से, तो आधे बैंड लेडी से तो मैच हो गए, मतलब ये पक्का हो गया कि वो लेडी ही उस बच्चे की मां है, और आधे बैंड सच में एनडी तिवारी से मैच हुए, तो वो फादर निकले थे। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से साबित हुआ था ये, और उस लड़के का नाम था रोहित तिवारी। सही है? वो बात अलग है, 4-5 साल पहले दिल्ली के एक फ्लैट में उनकी डेड बॉडी मिली थी रोहित तिवारी की, लेकिन रोहित तिवारी को शायद उनकी वाइफ ने ही मारा था। वो लड़का जो था रोहित तिवारी, दिल्ली के फ्लैट में मरा हुआ मिला था। बाद में पता चला था उनकी वाइफ ने ही मारा था। क्यों मारा था ये मुझे नहीं पता, लेकिन एनडी तिवारी का बेटा था रोहित तिवारी, ये कंफर्म हुआ था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से। सही है? ओके ठीक है भाई, आगे सुनो, आगे आगे आगे। तो बच्चों अब आता है मैकेनिज्म ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब क्या करें यार, 8:20 तो हो ही गया, टाइम 8:20 का ही है ना? ओके, मेथड रहेगा बच्चों, एप्लीकेशन भी उसी के साथ जोड़ूंगा मैं। तो आते ही अगली क्लास में मैकेनिज्म तगड़ा, सीक्वेंस ऑफ इवेंट आता है नीट में, सीक्वेंस ऑफ इवेंट, एक एक स्टेप बारीकी से, साउदर्न ब्लॉटिंग, साउदर्न हाइब्रिडाइजेशन, ढेर सारा वो करेंगे बच्चों। वो होने के बाद खत्म करके एनसीईआरटी में डायग्राम बनाए,
पेज भर के वो समझाऊंगा। फिर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ेंगे। और बच्चों टेस्ट का सिलेबस बता देता हूं, छोटा सा चेंज है। देखो डीएनए रेप्लिकेशन से आएगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तक, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तक। ट्रांसलेशन ये सारा तो आना ही है। और क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। मतलब जीपी के बाद मैं म्यूटेशन पढ़ाऊंगा बच्चों। मैंने सोचा पहले एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट कर दूं, फिर ये जो म्यूटेशन है दोनों चैप्टर का कॉमन टॉपिक है, कुछ इसमें है कुछ उसमें है। ठीक है, हाँ बिल्कुल सब मिल गया भाई, ओहदा सब मिल गया था अभिजीत। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। आज कोई एमकेजी पीडिया नहीं, अगली क्लास में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, चलिए सब पढ़ेंगे, चिंता ना करो। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, बाय बाय।